हेलो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने अपने टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट को लेकर। आज के टेस्ट का टॉपिक है मात्रक। तो हम अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा क्वेश्चन है कि एसआई पद्धति में पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो पृष्ठ तनाव एक द्रव का गुण है। हम इसे समझने के लिए क्या करते हैं कि हमेशा द्रव के ऊपर एक पृष्ठ कंसीडर करते हैं। इस पृष्ठ के ऊपर एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि इस काल्पनिक रेखा पर की जो इकाई लंबाई है उस पर जो लगने वाला बल है उसे हम पृष्ठ तनाव कहेंगे। और पृष्ठ तनाव के लिए जो जिम्मेदार होता है वह सहज संजक बल होता है। तो हम इस सूत्र के अंदर बल का मात्रक रखेंगे, न्यूटन होता है, जो कि लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो इसको रखने पर हमें मिल जाएगा न्यूटन पर मीटर। तो इस प्रकार हमें जो पृष्ठ तनाव है उसका ऐसा ही मात्रक मिला, न्यूटन पर मीटर। यदि हम सीजीएस मात्रक की बात करें तो हमें बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है, लंबाई का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। तो हमें पृष्ठ तनाव का सीजीएस मात्रक मिलेगा डाइन पर सेंटीमीटर। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में पूछा है वो है एसआई मात्रक, तो हमें इसका जो उत्तर मिलेगा न्यूटन पर मीटर। ये इसका करेक्ट आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, वो क्या है कि गुरुत्वीय नियतांक का मात्रक क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को हम समझने के लिए गुरुत्वाकर्षण नियम की सहायता लेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसे हम क्या होता है कि दो द्रव्यमानों के बीच में यदि दूरी r है तो इनके बीच में जो बल लगता है वो होगा कैपिटल G m1 m2 बटा दूरी का होल स्क्वायर। अब हम इस सूत्र से कैपिटल G का सूत्र प्राप्त करेंगे तो हमें मिलेगा FR स्क्वायर बटा m1 m2। अब हम इसके अंदर इनके मात्रक रखते हैं। तो मात्रक रखने पर क्या मिलेगा, F का मात्रक न्यूटन है, R स्क्वायर का मात्रक मीटर स्क्वायर है और द्रव्यमान नीचे 2 बार है तो इसका मात्रक होगा किलोग्राम स्क्वायर। ये इसलिए नीचे है इसलिए हम इसका मात्रक पढ़ेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इस प्रकार हमें इसका उत्तर C प्राप्त होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको समझने के लिए हम एक उदाहरण की आवश्यकता पड़ेगी। तो उदाहरण क्या होगा कि जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, हम एक उदाहरण लेते हैं। तो इसमें जो इस उत्तर में हमको दिख रहा है n1 का मतलब यहाँ पर 1 हो गया जो कि एक आंकिक मान है, u1 का मतलब यहाँ पर m हो गया जो कि एक मात्रक है। अब हम चेंज कर रहे हैं पद्धति को। तो यहाँ पर n2 बराबर हो जाएगा 100 और u2 बराबर हो जाएगा सेंटीमीटर। तब हम यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि 1 मीटर भी उतनी दूरी है जितनी 100 सेंटीमीटर है। हमने सिर्फ मात्रक बदला है। अब यहाँ पर बात समझने वाली क्या है कि जो आंकिक मान 1 है उससे ज्यादा आंकिक बड़ा मान है 100। इसका मतलब कि जब आंकिक मान बढ़ेगा तो इसका जो मात्रक है वो छोटा हो जाएगा। अर्थात हमें इस फॉर्मूले से हमें क्या मिला कि जो संख्यात्मक मान है वह मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात संख्यात्मक मान बढ़ने पर मात्रक छोटा हो जाता है। तो इसलिए इसका जो उत्तर है हमें प्राप्त होगा D। तो इस प्रकार में ये उत्तर D प्राप्त हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कौन सा संबंध गलत है, इसमें से असत्य कथन ढूंढना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला कथन है 1 कैलोरी बराबर 4.18। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 कैलोरी बराबर लगभग 4.2 जूल। तो ये पहला कथन सत्य है। दूसरा जो ऑप्शन है 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। तो ये जो एंगस्ट्रम है ये भी एक दूरी का छोटा मात्रक है और ये जो रिलेशन है बिल्कुल सही है।
अब हम आगे बढ़ते हैं। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻13 जूल। ये भी सही है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 और 10⁻19 जूल होता है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का छोटा मात्रक होता है। अब हमें इसे मेगा में बदलने के लिए दोनों तरफ से 10⁻6 से गुणा करेंगे तो हमें 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 10⁻13 जूल प्राप्त होगा, जो कि सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चौथा जो ऑप्शन है, चौथे ऑप्शन में हमें दिया हुआ 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन, जो कि गलत है क्योंकि हम जानते हैं कि 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन होता है। न्यूटन यहाँ पर बल का एसआई मात्रक है और डाइन यहाँ पर बल का सीजीएस मात्रक है। इसलिए जो डी ऑप्शन है ये इसका असत्य या गलत कथन है। तो इस प्रकार हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड में कितने न्यूटन सेकंड होते हैं, तो ये हमको प्राप्त करना है। अब हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई 1 kg बराबर 10⁻³ ग्राम होते हैं। तो इसी को हम लिख सकते हैं 1 ग्राम बराबर 10⁻³ किलोग्राम, जो कि यहाँ पर हमने लिखा है 1 ग्राम बराबर 10⁻³ किलोग्राम। उसके बाद हमको पता होना चाहिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है। तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। इसे भी हम लिख सकते हैं, और 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर, और पर सेकंड एज इट इज लिख देंगे पर सेकंड। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो 10⁻5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड प्राप्त होता है। अब ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड मात्रक जो हमें प्राप्त हुआ है, इसे हम न्यूटन सेकंड भी बोल सकते हैं। ये कहाँ से होगा? गति के जो नियम है, दूसरा नियम है न्यूटन का गति का दूसरा नियम, उससे हम जानते हैं कि F = संवेग में परिवर्तन बटा समय। तो संवेग में जो परिवर्तन है डेल्टा P, उसको हम लिख सकते हैं बल इंटू डेल्टा T। अब यहाँ से बल इंटू डेल्टा T का जो मात्रक है न्यूटन सेकंड होगा, और संवेग का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। इसलिए हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड को न्यूटन सेकंड भी बोल सकते हैं। अर्थात संवेग के दो मात्रक होते हैं, एक होता है न्यूटन सेकंड और दूसरा होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इसलिए हमें ये ऑप्शन प्राप्त होगा, इसका ऑप्शन उत्तर आ जाएगा डी। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर है। हम जानते हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो नैनो है वो एक पूर्व लघन है और मीटर एक मात्रक है। तो इस -9 को हम यदि लिखना चाहें दूसरे तरीके से तो इसको हम लिख सकते हैं -7 × 10⁻²। मतलब 10⁻9 को हम 10⁻7 लिख सकते हैं, गुणा 10⁻² भी लिख सकते हैं, और मीटर एज इट इज होगा। अब यहाँ से हम इसको रीअरेंज करेंगे तो 10⁻7 एज इट इज आ जाएगा, और 10⁻² पूर्व लघन है जिसको हम सेंटी बोलते हैं, और मीटर अपनी जगह आएगा। तो इससे हमें प्राप्त हो रहा है 10⁻7 सेंटीमीटर। तो ऐसा क्वेश्चन करते समय हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जो अंतिम मात्रक है वो सेंटीमीटर है, मीटर है, मिलीमीटर है, क्या दिया हुआ है। क्योंकि ज़्यादातर हमें क्या पता होता है कि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर प्राप्त पता होता हमें। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि भाई इसका जो अंतिम मात्रक है क्या होता है। यदि अंतिम मात्रक यहाँ पर मीटर के रूप में है तो 10⁻9 पूर्व लगना जाएगा, और यदि ये सेंटीमीटर है यहाँ पर मात्रक में तो हमें -7 प्राप्त हो जाएगा इसके आगे जो संख्या है। तो यहाँ से हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है सी। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष क्या है। तो प्रकाश वर्ष की जो परिभाषा है उससे हमको पता होना चाहिए कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, और प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं।
और प्रकाश वर्ष का जो मान है उसे हम कहते हैं 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। तो ये दूरी के 3 बड़े मात्रकों में से एक मात्रक है। तो दूरी के 3 बड़े मात्रकों में सबसे छोटा मात्रक है खगोलीय मात्रक, जिसे हम एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। फिर एक खगोलीय मात्रक से बड़ा होता है प्रकाश वर्ष, जिसको हम इंग्लिश में लाइट ईयर भी बोलते हैं। और फिर तीसरा जो बड़ा मात्रक है उसे बोलते हैं हम पारसेक। तो पारसेक हो गई, तो पारसेक हो गया। तो दूरी के बड़े 3 मात्रक होते हैं खगोलीय मात्रक, प्रकाश वर्ष और पारसेक। तो इनमें सबसे छोटा है खगोलीय मात्रक, उससे बड़ा है प्रकाश वर्ष, उससे बड़ा है पारसेक। तो इससे काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। हमें यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। तो एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए एक प्रकाश। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि निम्न में से कौन सा मात्रक वाट के तुल्य नहीं है। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि वाट बराबर जूल सेकंड। तो ये जो मात्रक है वो सही है। क्यों है सही है? क्योंकि यहाँ पर शक्ति का जो मात्रक है वाट होता है, और शक्ति का मतलब होता है कार्य बटा समय। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जूल पर सेकंड। तो ये मात्रक सही है। उसके बाद हम विद्युत धारा के चैप्टर में लिखते हैं कि भाई शक्ति, बल्ब की शक्ति या उपकरण की शक्ति बराबर होता है VI। तो यहाँ से हम V का मतलब यहाँ पर हम वोल्ट है, विभवांतर जिसका मात्रक वोल्ट होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो ये जो मात्रक है ये भी सही है। अब हम इसी सूत्र के अंदर यदि I को एज इट इज छोड़ देते हैं और विभवांतर को वापस से IR लिख देते हैं तो हमें प्राप्त होता है धारा का स्क्वायर इंटू R। तो धारा का स्क्वायर का अर्थात मात्रक मिला में एम्पियर स्क्वायर और प्रतिरोध का मतलब ओम। तो ये हमें सही मात्रक पता चल गए। तो इन सभी को देखते हैं तो हमें डी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है, जो कि वाट का जो मात्रक है ये नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है कि न्यूटन सेकंड किसका मात्रक है। तो न्यूटन सेकंड अभी थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर चुका हूं कि न्यूटन सेकंड आवेग का मात्रक है, और आवेग का जो परिभाषा है वो होती है बल इंटू समय या अल्प समय। और आवेग का जो मान है वो संवेग में परिवर्तन के समान होता है, और इस स्टेटमेंट को हम कहेंगे आवेग संवेग प्रमेय। जिसे ये जो कथन है ये न्यूटन के गति के दूसरे नियम द्वारा आया है। तो यहाँ से हमको न्यूटन सेकंड मिला। बल का मात्रक न्यूटन होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो न्यूटन सेकंड जो मात्रक है वो आवेग का मात्रक होगा। लेकिन अपने क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उसमें आवेग नहीं है, इसलिए इसे हम संवेग का मात्रक कह सकते हैं। तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन का आंसर सी प्राप्त हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 1 माइक्रोन किसके तुल्य है। अब हमें यहाँ पर एक बात पता होनी चाहिए कि 1 माइक्रोमीटर कोई हम 1 माइक्रोन कहते हैं। तो यहाँ पर माइक्रो पूर्व लग्न होता है, जबकि माइक्रोन मात्रक होता है। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो 1 माइक्रोन का मतलब 10⁻⁻6 मीटर हो गया। तो यहाँ पर हम 10⁻⁻6 को बोलते हैं माइक्रो। तो इसे हम थोड़ा और ढंग से लिखें तो 10⁻⁻6 है, 10⁻⁻6 को हम लिखते हैं ऐसे लिख सकते हैं 10⁻⁻4 10⁻⁻2। अब इसके आगे 10⁻⁻6 मीटर बराबर 10⁻⁻4 गुना 10⁻⁻2 मीटर हम लिख सकते हैं। तो 10⁻⁻4 तो यहाँ पर एज इट इज आ चुका है, और 10⁻⁻2 को हम सेंटी बोलते हैं, मीटर एज इट इज आ जाएगा। इसलिए हमें 1 माइक्रोन का जो उत्तर प्राप्त हुआ है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि दाब का एसआई मात्रक निम्न में से कौन सा है। तो दाब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल बटा क्षेत्रफल बराबर दाब। तो हम यहाँ पर व्युत्पन्न मात्रक की बात करें तो ऊपर न्यूटन आ जाएगा, नीचे मीटर स्क्वायर आ जाएगा।
या अपन और CGS पद्धति में बात करें और तो बल का जो GS मात्रक डाइन होता है क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन वो सब दोनों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों मात्रक की व्युत्पन्न मात्रक होंगे दाब के। लेकिन हमें क्वेश्चन में SI मात्रक बताना है, तो SI मात्रक पास्कल को परिभाषित किया गया है। हमें यहाँ पर यह भी देखना पड़ेगा कि जो वायुमंडल है जिसको हम एक एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ये भी दाब का मात्रक है, और पारे की सेमी में लंबाई ये भी एक दाब का मात्रक होता है। तो हमें चारों ऑप्शन दाब के मात्रक दिए हुए हैं, लेकिन हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है कि दाब का SI मात्रक हमें पता होना चाहिए कि कौन सा SI मात्रक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या है। तो हमें यहाँ पर ऊर्जा का जो या कार्य का जो SI मात्रक है वो जूल परिभाषित किया गया है, जबकि कार्य या ऊर्जा का CGS मात्रक अर्ग होता है। कैलोरी भी मात्रक होता है ऊर्जा का, लेकिन ये उष्मीय ऊर्जा का मात्रक होता है जो कि CGS मात्रक है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है, और ये आपको बता दिया था मैंने पहले ही। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा का छोटा मात्रक है। तो ये अपने एयरफोर्स के एग्ज़ाम में 2-3 बार आया हुआ ये ऊर्जा का जो छोटा मात्रक है। तो अब इन चारों में देखें तो ऊर्जा का जो SI मात्रक है वो क्या होगा, जूल होगा। तो ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए कि सिर्फ मात्रक नहीं पूछा है, SI मात्रक पूछा है, तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि जो तरंग दैर्घ्य है 0.00006 मीटर को हमें माइक्रोन में बदलना है। अब हम पता होना चाहिए यहाँ पर कि 6 गुणा 10 की घात -5 हम इस संख्या को बदल सकते हैं। तो 10 की घात -5 इसके अंदर दिया हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस संख्या को 10 से गुणा करेंगे, 10 से भाग देंगे, तो इसे हमें प्राप्त होगा 60 गुणा 10 की घात -6। अब यहाँ पर जो 10 की घात -6 मीटर पहले से इसके आगे लगा हुआ है, यहाँ भी लगा देंगे। तो 10 की घात -6 मीटर को तो हम बोल देंगे माइक्रोन, और 60 एज इट आ जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा 60 माइक्रोन। तो इसका उत्तर आएगा 60 माइक्रोन। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो क्या है कि CGS पद्धति में जो लकड़ी का घनत्व है वो 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका MKS पद्धति में मान बताना है। तो हमें सबसे पहले इस चीज़ का पता होना चाहिए कि घनत्व का जो CGS मात्रक है उसके बराबर 1000 गुना घनत्व का MKS मात्रक होता है। अर्थात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमें बताना चाहिए। अब इससे क्या करेंगे हम कि इस रिलेशन को दोनों तरफ से 0.5 से हम गुणा करेंगे। जैसे 0.5 से गुणा करेंगे तो हमें ये वाला रिलेशन मिलेगा। तो 0.5 को 1000 से गुणा करेंगे तो हमें 500 प्राप्त होगा। तो हम इसका उत्तर आएगा हमें 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये क्वेश्चन भी हमारे एयरफोर्स में एक बार आया हुआ है, तो हमें इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। उसके बाद में हमारे क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक कुंडली के स्वप्रेरण का मात्रक क्या होता है, या इसको हम बोल सकते हैं कि स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है। तो हमें पता है कि स्वप्रेरकत्व इस फॉर्मूले से आएगा फाई इक्वल टू LI। तो इससे हम ऐसे बदल सकते हैं कि स्वप्रेरकत्व बराबर आएगा चुंबकीय फ्लक्स बटा धारा, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर और धारा का एम्पियर। तो वेबर पर एम्पियर भी इसका मात्रक होता है, लेकिन हमारे ऑप्शंस में ये ऑप्शन दिया हुआ नहीं। तो वेबर पर एम्पियर को हम हेनरी भी कहते हैं, और हेनरी इसका SI मात्रक है, और ये भी हमारे एयरफोर्स के एग्ज़ाम में रिसेंटली आया हुआ है। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है संवेग का SI मात्रक क्या होता है। तो संवेग यहाँ पर सूत्र होता है, संवेग को हम बोलते हैं P बराबर mu, और इसको हम रेखीय संवेग भी कहते हैं।
तो यहाँ पर संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू चाल होता है। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। तो हमें इसका जो मात्रक है वो प्राप्त होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जो कि बी ऑप्शन है। तो ये इसका उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में हम क्या लिखेंगे कि भाई ऊर्जा का जो फॉर्मूला वो क्या होता है, बल इंटू दूरी, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कार्य का जो फॉर्मूला है वो बल इंटू दूरी होता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि लंबाई और बल, मतलब दूरी भी बोल सकते हैं इसको, लंबाई और बल दोनों का यदि मात्रक 4 गुना बढ़ा दें हम, तो ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे कि दोनों राशियों को 4 गुना बढ़ाने पर ऊर्जा का जो मात्रक है हमें क्या प्राप्त होगा, 16 गुना। तो यहाँ पर सीधा ही आपको रखना है क्योंकि दोनों ये गुणनफल के समानुपाती है ये। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, पार से किसका मात्रक है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो अभी तक खोज हुई है उसके अनुसार पारसेक होता है। और पारसेक, एक पारसेक वो हम लिख सकते हैं 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो अभी तक जो खोज हुई है उसके हिसाब से दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। तो इसका उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह दूरी का खगोलीय मात्रक है। खगोलीय मात्रक का मतलब कि यह मात्रक खगोल विज्ञान के अध्ययन में काम में लिया जाता है, तो इसलिए इसको खगोलीय मात्रक बोल रहे हैं। तो पारसेक दूरी का मात्रक है जो कि अभी तक जो खोज हुई है सबसे बड़ा मात्रक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो किलोवाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। जो हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है वो किलोवाट घंटे का आता है, जो कि एक विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। तो 1 किलोवाट घंटा को हम क्या बोलते हैं, एक इकाई बोलते हैं। इसे हम एक इकाई बोलते हैं या एक यूनिट बोल सकते हैं। तो 1 की जगह यहाँ पर 1 होगा, किलो की जगह 10 की घात 3 हो जाएगा, और वाट आवर, तो वाट की जगह भी वाट ही रहेगा, लेकिन आवर की जगह यहाँ पर 3600 सेकेंड हो जाएगा। तो इसको हम लिखें, सिंप्लीफाई करेंगे, सरलीकरण करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 36 × 10⁵ जूल। तो इस ऑप्शन के हिसाब से हमें ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 10⁻6 जूल, लेकिन ये हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, अतः हमारा जो उत्तर है वो 36 × 10⁵ जूल होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है प्रतिबल का मात्रक क्या होगा। तो प्रतिबल का जो मात्रक है वो दाब के समान होता है। तो प्रतिबल होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल बटा क्षेत्रफल है तो बल का मात्रक न्यूटन है, क्षेत्रफल का मात्रक है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में प्राप्त होगा। तो इस प्रकार प्रतिबल का मात्रक प्राप्त होगा हमें। प्रतिबल का, दाब का और प्रत्यास्थता जो गुणांक हमारे, इन सभी का मात्रक सेम होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होगा। तो जैसा कि हम समझते हैं कि एक चुंबक ये है, तो इस चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक यहाँ होता है एक यहाँ होता है। इसको हम मान लेते हैं उत्तरी ध्रुव, इसको मान लेते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो इन दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी है इसको बोलते हैं प्रभावी लंबाई। तो ये प्रभावी लंबाई है। और ध्रुव प्रबलता इन ध्रुवों की प्रबलता होती है जिसको हम पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। तो ध्रुव प्रबलता और ध्रुवों के बीच की प्रभावी लंबाई का जो गुणनफल है उसी को हम चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसकी जो दिशा है हमें साउथ से नॉर्थ होती है, साउथ से नॉर्थ होती है इसकी जो दिशा है, और यह एक सदिश राशि है। तो हमें इसका मात्रक इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। तो ध्रुव प्रबलता का मात्रक होता है एम्पियर मीटर और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक मिल गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। तब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1 पिको फैराड किसके बराबर है।
तो हमें यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर पीको क्या है। यहाँ पर जो पीको है यह है एक पूर्व लग्न, जिसका मतलब होता है 10⁻⁻12 और फेरड धारिता का मात्रक है, संधारित्र की धारिता या चालक की धारिता। तो एक पिको फेरड का मतलब हो गया यहाँ पर 10⁻12 फेरड। तो इस प्रकार में इसका ऑप्शन सी प्राप्त हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 22 पूरा हो गया हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि विद्युत वाहक बल का क्या मात्रक होता है। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है? विद्युत वाहक बल एक्चुअली सेल का विभवांतर होता है खुले परिपथ में। खुला परिपथ का मतलब होता है जिस समय सेल से कोई धारा नहीं ली जाए। तो खुले परिपथ में सेल के टर्मिनलों के मध्य जो विभवांतर है, जिसे हम मल्टीमीटर या बहुलक द्वारा नाप सकते हैं, विद्युत वाहक बल कहलाता है। और विद्युत वाहक बल का जो मात्रक है वो विभवांतर वोल्ट होता है, विभवांतर के समान होगा इसका मात्रक। तो यहाँ से विद्युत वाहक बल का मात्रक हमें वोल्ट प्राप्त होता है, लेकिन वोल्ट हमारे जो ऑप्शन है उसमें नहीं है। अब हम जानते हैं कि विभवांतर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कार्य बटा आवेश। तो इस फॉर्मूले से हम इसका मात्रक निकाल सकते हैं कि जूल पर कूलाम। तो 1 वोल्ट बराबर जूल पर कूलाम हमें प्राप्त होगा। तो हम यहाँ से देखेंगे तो हमारे ऑप्शन के हिसाब से डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो विद्युत वाहक बल का जो मात्रक है वैसे वोल्ट होता है, लेकिन हमारे ऑप्शन के हिसाब से 1 वोल्ट को हम 1 जूल बटा 1 कूलाम लिख सकते हैं, इसलिए डी इसका करेक्ट उत्तर है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन है। मतलब जो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से, तो मिलीमीटर दूरी का मात्रक है, एंगस्ट्रम दूरी का मात्रक है, मीटर दूरी का मात्रक है, फर्मी दूरी का मात्रक है। इन सभी दूरी के 4 मात्रक हैं। तो 1 मिलीमीटर है, उसको हम बोलते हैं 10⁻³ मीटर, क्योंकि मिली का पूर्व लग्न है मिली, और जिसको हम 10⁻³ लिख सकते हैं। उसके बाद एंगस्ट्रम में आपको बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि एंगस्ट्रम का मतलब होता है 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो ये भी एक दूरी का छोटा मात्रक है। उसके बाद फर्मी, तो फर्मी एक वैज्ञानिक का नाम है, और फर्मी को हम लिखते हैं कि 1 फर्मी मीटर बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो ये भी दूरी का मात्रक है और ये भी छोटा मात्रक है। उसके बाद बचा मीटर। तो इन चारों में हम यदि देखते हैं तो हमें फर्मी सबसे छोटा मात्रक प्राप्त होता है, जो हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? फेराडे किसका मात्रक है। तो फेराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। यह हम विद्युत क्षेत्र वाले फर्स्ट चैप्टर में 12th में पढ़ते हैं। तो फेराडे एक वैज्ञानिक है, और ये फेराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है जो अभी तक खोज हुई है वहाँ तक। तो इसका मतलब होता है 1 फेराडे बराबर 96500 कूलाम। तो ये हमें आवेश का मात्रक मिलेगा। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन 25 पूरा कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टेस्ट के साथ। धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।